सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। तो बच्चों, इस वीक में हमने ऑनलाइन कक्षाओं में पाठ 14 विराम चिन्ह पढ़ा था। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इन विराम चिन्हों को और फिर से समझ लेते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। 14 विराम चिन्ह। विराम का सामान्य अर्थ है रुकना। लिखते समय हम रुकने के लिए कुछ विशेष विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इनका भाषा में क्या महत्व है, आइए इन अनुच्छेदों को पढ़कर समझते हैं। विराम का सामान्य अर्थ क्या होता है? रुकना। पहला अनुच्छेद। कुछ दिनों पहले की बात है कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझसे कहा, रुको मत जाओ, मैं चल दी। मेरे आसपास वाले लोग भी चल दिए। एक मोटरसाइकिल वाला, एक कार वाला, एक ऑटो वाला मेरे साथ ही चल पड़े। चारों ओर से गाड़ियां आ गई। मैं घबरा गई। पुलिस वाले ने पकड़कर मेरा चालान कर दिया। मैं समझ नहीं पाई कि उसने क्या कहा। अब समझ आया कि उसने कहा था रुको मत जाओ। बच्चों, इस अनुच्छेद में हमें कहीं पे भी कोई भी विराम चिन्ह नहीं दिया गया है, इसीलिए हमें इस अनुच्छेद में पुलिस वाला लड़की से क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं दूसरा अनुच्छेद। कुछ दिनों पहले की बात है कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझसे कहा, रुको मत जाओ, मैं चल दी। मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले ने उससे क्या कहा था कि रुक जाओ, अभी मत जाओ, लेकिन उसको समझ नहीं आया तो वो चल दी। मेरे आसपास वाले लोग भी चल दिए। एक मोटरसाइकिल वाला, एक कार वाला और एक ऑटो वाला मेरे साथ ही चल पड़े। चारों ओर से गाड़ियां आ गई। मैं घबरा गई। पुलिस वाले ने पकड़कर मेरा चालान कर दिया। मैं समझ नहीं पाई कि उसने मुझसे क्या कहा था। अब समझ आया कि उसने कहा था रुको मत जाओ। पहले अनुच्छेद में हमने कहीं पे भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया था, जिसके कारण हमें अनुच्छेद का अर्थ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरे अनुच्छेद में हमने विराम चिन्हों का प्रयोग किया है, इसी की वजह से हमें अर्थ समझ आ रहा है। अब हम देखते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय वाक्यों के बीच बीच में या अंत में थोड़ा रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों की आवश्यकता होती है। जब भी हम किसी भी भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो हमें वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकने की आवश्यकता होती है, जो भावों को स्पष्ट करते हैं। यही विराम चिन्ह जो होते हैं हमारे भावों को स्पष्ट करते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्राय सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल है राम सोता है, ये वाक्य क्या हो गया पूरा, तो यहाँ पे क्या आ गया पूर्ण विराम। अगला हमारा चिन्ह है अर्धविराम। ठीक है, वाक्य लिखते या बोलते समय एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम एक से अधिक छोटे वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी केवल राष्ट्रपिता नहीं थे, विश्व पुरुष भी थे। ठीक है, अगला है हमारा अल्प विराम। वाक्य बोलते समय जब हम बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य हम बोल रहे हैं और हम वाक्य में बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना है तो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कई परिस्थितियों में या स्थितियों में किया जाता है। जैसे पहली कंडीशन है दो वाक्यांशों के बीच में, तुम यहीं रुको,
मैं आता हूँ। दो वाक्यांशों को जब हमने आपस में जोड़ना होता है तो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगली परिस्थिति है, एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए उनके बीच में। आज शिक्षिका ने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया साथ में पढ़ाया। मतलब एक जैसे जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगली कंडीशन है, किसी को कही गई उक्ति से पहले। किसी को अगर आप कोई उक्ति कहते हो उससे पहले हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुमने कहा अभी मत जाओ। संबोधन के बाद या हाँ नहीं के बाद। हाँ वे आज ही आएंगे। जब हम किसी के प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में देते हैं तब हम उसके बाद हाँ या नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्यों, कैसे, कब, कहाँ। जैसे एग्जाम्पल है, तुम क्या कर रहे हो, तो इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब हम खुशी, शौक, आश्चर्य, भय, घृणा आदि मन के भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने एक फूल देखा और फूल देख के आपने बोला वाह खुशबूदार फूल है, तो वाह जो है आपको एकदम से खुशी हुई और उसके बाद आपको एकदम से मुंह से क्या निकला? वाह। इसलिए क्या कौन सा चिन्ह लगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। पहले देखते हैं एकल उद्धरण चिन्ह। वाक्य में आए किसी विशेष नाम, उपनाम आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब वाक्य में किसी विशेष व्यक्ति का नाम या उपनाम आए तब उसके लिए हम एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम किसी की बात को कोट करते हैं, किसी की बात को हम बताते हैं जैसे उसने बोला है, तब हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता जी ने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे हम माता जी की लाइन को कोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह। हमारा अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। तुलना करते हुए समासिक पदों या शब्द युग्म के बीच में जिनका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब जो चिन्ह हम जो शब्द युग्म होते हैं उनके बीच में करते हैं उन्हें हम बोलते हैं योजक चिन्ह। जैसे बेटा, बेटी, नाना, नानी, माता, पिता, खाना, पीना, ये सब क्या है? शब्द युग्म है। तो इसके बीच में हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह। अगला हमारा चिन्ह है संक्षेप सूचक चिन्ह। मतलब जब हम किसी बड़े शब्द को छोटा करके लिखते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शब्दों को संक्षिप्त रूप में प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में। जैसे टेलीविज़न की जगह हम क्या लिख देते हैं? टीवी। तो जब हम टीवी लिखते हैं तो हम संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो डॉट है ये संक्षेप सूचक चिन्ह है। ठीक है बच्चों। हमारा आखिरी चिन्ह है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। लिखते समय वाक्य का कोई अंश अगर छूट जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग कर वहाँ जोड़ने का संकेत दिया जाता है। जैसे हम लिखते लिखते कोई चीज़, कोई शब्द हम लिखना भूल गए तो हम एरो लगा के, ऐसे वाला ये चिन्ह लगा के हम ऊपर लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह।
जैसे मेरे मित्र के घर पर, अब वो इस वाक्य में 5 लिखना भूल गया तो उसने त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर 5 ऊपर लिख दिया और 5 जो है वो वाक्य के साथ जुड़ गया। मेरे मित्र के घर पर 5 कुत्ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो बच्चों, इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ 14 विराम चिन्ह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने सभी विराम चिन्हों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो बच्चों, आज का जो आपका गृह कार्य है वो कुछ इस प्रकार है। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। हमारी आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। नमस्ते।